Hello all. Today we have Dr. Nirmal Jain with us. He is an intervention consultant cardiologist. He has done more than 4,500 procedures. He is director of Cath Lab Aditi Hospital. He is expert in angiographies and angioplasties. Come, let us ask him to enlighten us about various heart diseases. Okay, Dr. साहब, तो आप ये बताइए, what are the different heart diseases in India, which are more prevalent in India, बहुत ज़्यादा जो इंडिया में पाए जाते हैं? In India we have various type of heart diseases, जैसे coronary artery disease जिसको लेमन की टर्म में हार्ट अटैक बोलते हैं, congenital heart disease जो बचपन से होती है जैसे हार्ट के अंदर होल होना या abnormal connection of the vessels होना, valvular heart disease जो बच्चों में मिलती है या बड़े एज के साथ भी होती है, जैसे रोमेटिक हार्ट डिजीज़ हो गया या डिजेनरेटिव अफेक्शन ऑफ द एओर्टिक वॉल्व्स हो गए, माइट्रल वॉल्व की डिजीज़ हो गई। इसके अलावा कुछ कार्डियोमायोपैथीज होती है, जैसे फीवर के साथ किसी का हार्ट के पंपिंग कम होना या वेरियस रीजन से पंपिंग कम होना, ये सब चीज़ें प्रेवलेंट है। इन सब डिजीज़ों में सबसे जो कॉमन है वो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है या हार्ट अटैक की बीमारी है। दिन ब दिन ये बीमारी बढ़ती जा रही है और मोर यंग पेशेंट इससे अफेक्ट हो रहे हैं। ओह यस, यंग पेशेंट से याद आया, इतनी बार सुना है 30 साल का लड़का है एंजियोप्लास्टी हो गई है, 35 साल का लड़का है बाईपास सर्जरी हो गया है। ऐसा क्यों है डॉक्टर साहब? ओ या बिल्कुल, आजकल इतने यंग पेशेंट्स आ रहे हैं कि वी आर ऑल्सो सरप्राइज कि इतनी बीमारी इतनी जल्द एज में क्यों हो रही है। अभी रिसेंटली एक 19 साल के लड़के का एंजियोग्राफी किया, उसको मल्टीपल ब्लॉक निकले और वी हैव टू डू द बाईपास सर्जरीज। देन वी सर्च व्हाई, व्हाट इज द रीजंस व्हाई द यंग पेशेंट्स आर कमिंग सो फ्रिक्वेंटली एंड इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। The most common reason is because we Indians are genetically more prone for coronary artery disease. हम लोगों को वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले 10 साल पहले हार्ट अटैक की बीमारी आती है, और जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल वेस्टर्नाइज हो रहा है, हमारा खान पान वेस्टर्नाइज हो रहा है, वैसे वैसे वो बीमारी कम एज में आ रही है। साथ में जो डे टू डे एक्टिविटी है हमारी, जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, स्ट्रेस में भी बिकॉज ऑफ द फैमिली स्ट्रेस और वर्क रिलेटेड स्ट्रेस और फाइनेंशियल स्ट्रेस, उसकी वजह से ये बीमारी और जल्दी प्रेसिपिटेट हो रही है। यंग पेशेंट में अगर हार्ट डिजीज़ होती है तो उसका इम्पैक्ट ड्रामेटिक होता है, फैमिली सफ़र होती है, पेशेंट भी साइकोलॉजिकली अफेक्ट होता है। तो वी हैव टू सर्च व्हाट आर द अदर कॉजेज विच इज लीड टू द हार्ट अटैक एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट इट। ओके डॉक्टर साहब, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक के? या देयर आर सो मेनी रिस्क फैक्टर्स विच लीड्स टू द हार्ट अटैक। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन मॉडिफाइबल, जिसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे एज। जैसे जैसे एज बढ़ता है हार्ट डिजीज़ होने के चांस बढ़ते हैं, बट वी कैन नॉट कंट्रोल ऑन दैट। सेकंड होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मीन्स जिन लोगों को फैमिली में हार्ट अटैक कम एज में आता है, जैसे किसी मेल को लेस देन 45 ईयर्स की एज में हार्ट अटैक आया या फीमेल को लेस देन 55 ईयर्स की एज में हार्ट अटैक आया, तो उनकी जनरेशन्स को हार्ट अटैक आने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। थर्ड होता है सेक्स। फीमेल सेक्स अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज बिकॉज हार्मोन की वजह से प्रोटेक्टेड रहती है, बट 45 ईयर्स के बाद फीमेल और मेल दोनों का हार्ट अटैक होने का रिस्क इक्वल हो जाता है। ये तीन फैक्टर ऐसे हैं जिनको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। नाउ वी कम टू द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जिनको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनको अगर हमने मॉडिफाई किया तो हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं, जिसको हम डिले कर सकते हैं या इवन प्रिवेंट भी कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स विच आर मॉडिफाइबल? वन इज डायबिटिक। डायबिटिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर और इंडिया डायबिटिक कैपिटल है। 2025 तक एवरी 4th पर्सन विल बी अ डायबिटिक पेशेंट इन इंडिया। जैसे जैसे डायबिटीज़ का प्रिवेलेंट बढ़ेगा वैसे वैसे हार्ट डिजीज़, हार्ट रिस्क फैक्टर्स बढ़ेंगे, हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ेंगे। तो जो पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है, अगर वो डायबिटीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, उसको वेल कंट्रोल रखे, तो आगे हार्ट अटैक आने के चांस कम हो सकते हैं। सेकेंड इज़ ब्लड प्रेशर। Blood pressure is very widely prevalent in India and it is underdiagnosed. It is a tip of iceberg whatever the patient we see in our day-to-day practice. हार्ट अटैक को, हाइपरटेंशन को भी अगर स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया गया, बीपी अगर स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखा गया, तो उसका भी हार्ट अटैक होने के चांस कम होते हैं। थर्ड इज जो यंग पेशेंट में वेरी कॉमनली है और अर्बन इवन इन द रूरल पॉपुलेशन में इज स्मोकिंग, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, इवन द टोबैको च्यूइंग। अगर These are the very important risk factors in young generation because जो दूसरे रिस्क फैक्टर्स है वो एज के साथ आते हैं, बट यंग पेशेंट्स बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सिगरेट्स पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से क्लॉट डिपॉजिट होता है और पेशेंट को हार्ट अटैक आता है। स्मोकिंग प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट इन यंग पेशेंट। अगर दे स्टॉप द स्मोकिंग आफ्टर 2 years ऑफ द स्टॉपिंग द स्मोकिंग, उनका हार्ट अटैक का जो रिस्क होता है वो नॉर्मल पर्सन जितना हो जाता है और एक्सेस रिस्क नहीं रहता है। द नेक्स्ट रिस्क फैक्टर इज स्ट्रेस।
डे टू डे एक्टिविटी में जो हमारा स्ट्रेस होता है, वेदर इट इज़ इमोशनल स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस, उसकी वजह से बॉडी को बहुत सारी डिजीज़ अफेक्ट होती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और अल्टीमेटली हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जो पेशेंट्स जिनको स्ट्रेस ज़्यादा है उनको योगा, मेडिटेशन करके या साउंड स्लीप होने के साथ साथ ये रिस्क फैक्टर्स कम होते हैं और हार्ट डिजीज़ होने के चांस कम हो जाते हैं। ओके, जनरल पब्लिक को, मतलब हम जैसे लोगों को कैसे पता चलेगा कि हार्ट अटैक हुआ है, और हम क्या ऐसा चीज़ कर सकते हैं इमीडिएटली हॉस्पिटल जाने से जस्ट पहले? Yeah, it's a good question and it's very valid in day to day our life. हार्ट अटैक शब्द सुनते ही लोगों को पैनिक हो जाता है, एकदम डरने लग जाते हैं, लेकिन पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हार्ट अटैक, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द हार्ट अटैक एंड व्हाट वी कैन डू इन आवर होम सो दैट एटलीस्ट वी कैन रीच टू द हॉस्पिटल, जिससे हमारा ट्रीटमेंट हो सके। हार्ट अटैक के अंदर जो लोगों का कंसेप्ट होता है कि लेफ़्ट साइड में चेस्ट पेन होता है, राइट साइड का पेन को हार्ट अटैक नहीं मानते, कमर के पेन को हार्ट अटैक नहीं मानते, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हार्ट अटैक का पेन ईयर लोब से लेके अम्बिलिकस तक कहीं पे भी हो सकता है। वो लेफ्ट साइड में हो सकता है, राइट साइड में हो सकता है, बैक में हो सकता है, और कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी आए जिनको डेंटल पेन था, वो हार्ट अटैक में आया। लेकिन ऐसा नहीं कि हर छाती का पेन या हर बैक एक हार्ट अटैक होता है। अब कौन से पेन हैं जो हार्ट अटैक के हैं और कौन से हार्ट अटैक के नहीं हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एटलीस्ट अराउंड 90 to 95% ऑफ द टाइम वी कैन डिफ्रेंशिएट बाय जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन टू द पेशेंट कि क्या हो रहा है, कि यह हार्ट का पेन है या कोई और पेन है, वेदर इट इज़ अ मस्कुलर पेन और एसिडिटी का पेन है या कौन सा पेन है। सबसे जो कॉमन सिम्टम्स होता है जो लोगों को पता है, हार्ट चेस्ट पेन होना। चेस्ट पेन जो होता है वो किसी एक पॉइंट पे नहीं होता है, इट इज़ ए डिफ्यूज़ पेन होता है। पेशेंट हमेशा बोलता है कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, नहीं कि ये दर्द। अगर कोई पेशेंट ये बोलता है कि मुझे एक पॉइंट पे दर्द हो रहा है सर, मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो 99% वो हार्ट का पेन नहीं होता है। सेकंड जो क्वेश्चन होता है, इसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स। अगर पेशेंट को चेस्ट पेन है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा दम लग रहा है या बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, तो हार्ट अटैक होने के चांस ज़्यादा है। थर्ड, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स है, लाइक जैसे डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, एडवांस एज है, फैमिली हिस्ट्री है जिनका अर्ली एज में हार्ट अटैक होने का, उनको ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए उनको ज़्यादा प्रिकॉशन लेने का ज़रूरत है। अगर इन सिम्टम्स को आप क्लियरली पेशेंट के साथ डिस्कस करें तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हार्ट का पेन है या नहीं है। अगर कोई दर्द है जो कंटिन्यूस चल रहा है, बहुत ज़्यादा सीवियर है और लोकलाइज नहीं है, तो इमीडिएटली हमको हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए। इमीडिएटली वहाँ पे जो भी कार्डियोलॉजिस्ट है उससे कंसल्ट करके ईसीजी या जो भी फर्दर टेस्ट रिक्वायर्ड है वो करने चाहिए। अब जब ये पता चल गया कि पेशेंट को हार्ट अटैक है तो क्या करना चाहिए घर में। सबसे पहले पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। पैनिक की सिचुएशन में पेशेंट को और हम हार्म कर सकते हैं। सेकंड चीज़, पेशेंट अगर कुछ एक्सर्शन कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, तो इमीडिएटली वो काम स्टॉप करके पेशेंट को सोने के लिए बोलना चाहिए। थर्ड, अगर घर में किसी को हार्ट अटैक की वजह से या हार्ट डिजीज़ की वजह से सॉर्बिट्रेट जैसी कोई गोली जो जीभ के नीचे रखते हैं, अगर वो अवेलेबल है तो पेशेंट को आराम से सुला के एक गोली जीभ के नीचे रखना चाहिए और इमीडिएटली एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। कभी कभी पेशेंट को अगर सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है तो जोर से खांसी करने के लिए भी बोल सकते हैं। तो ये माना जाता है कि अगर जोर से खांसी करते हैं तो हार्ट की नस में अगर कुछ क्लॉट है तो वो डिसलॉज होता है और हार्ट अटैक के सिम्टम्स कम हो सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें करने के बाद इमीडिएटली टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सी बार पेशेंट को हार्ट अटैक होता है, सिम्टम्स होते हैं, वो सिम्टम्स कुछ देर रहते हैं, उसके बाद पेशेंट के सिम्टम रिलीव हो जाते हैं और पेशेंट हॉस्पिटल नहीं जाता। ये दिस इज़ एब्सोल्युटली अ रॉन्ग मेथड। पेशेंट को इमीडिएटली रिलेटिव्स को एम्बुलेंस कॉल करना चाहिए या पास में है तो अपनी कार में या अपने व्हीकल के साथ हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए। वहाँ जो भी कैजुअलिटी है, इमरजेंसी है, कार्डियोलॉजिस्ट है, उससे कंसल्ट करके ईसीजी निकलवा के उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। ओह वाओ डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी है। लास्ट में थोड़ा सा ये बताइए, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीजेस? एक बार पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो गया या उसका डायग्नोसिस हो गया कि हार्ट अटैक है, तो अब क्या ऑप्शंस हैं। मैनी पेशेंट्स ये सोचते हैं कि सिर्फ मेडिसिन से हो सकता है या कुछ और ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। सबसे पहले तो पेशेंट को आईसीयू का एडमिशन रिक्वायर्ड रहता है। आईसीयू में एडमिट होने के बाद अगर पेशेंट को प्रॉपर मेजर हार्ट अटैक है, जिसको हमारी लैंग्वेज में एसटी एलिवेशन एमआई बोलते हैं, तो दो ट्रीटमेंट ऑप्शन रहते हैं। एक इंजेक्शन दे सकते हैं या सीधा पेशेंट को एंजियोग्राफी के लिए ले सकते हैं। अगर एंजियोग्राफी के लिए लिया और मेजर आर्टरी के अंदर किसी में ब्लॉकेजेस हुआ तो इमीडिएटली उसका एंजियोप्लास्टी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड जो ऑप्शन है वो इंजेक्शन का ऑप्शन है, बट इट इज़ अ ब्लाइंड प्रोसीजर। इंजेक्शन खून पतला करने का होता है, जिसको देने के बाद जो क्लॉट होता है वो लाइज होता है, बट
इफेक्टिवनेस ऑफ दिस इंजेक्शन इज़ अराउंड 65 to 70% ओनली। 30% में फिर भी हार्ट की नस है वो चौकअप ही रहती है और पेशेंट को वापस एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के दौर से गुजरना पड़ता है। कुछ लोगों का ये कंसेप्ट होता है कि किसी का भी एंजियोग्राफी किया डॉक्टर ने तो उसके बाद एंजियोप्लास्टी या बाईपास कंपल्सरी होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जो 4,500 एंजियोग्राफीज़ की है उसमें से अराउंड 1,500 एंजियोप्लास्टी ही की है। बाकी 3,000 लोगों को हम लोगों ने मेडिकल मैनेजमेंट या कुछ पेशेंट जो बाईपास के लिए गए हैं। इसका ये मतलब है कि हर पेशेंट जो एंजियोग्राफी के लिए जाता है उसको एंजियोप्लास्टी या बाईपास का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर पेशेंट के ब्लॉकेजेस मोर देन 70% होते हैं तो पेशेंट को एंजियोप्लास्टी या बाईपास करना पड़ता है। अगर ब्लॉकेजेस लेस देन 70% है या माइनर ब्लॉकेजेस है, इनसिग्निफिकेंट ब्लॉक हैं, तो पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट या दवाइयों पे भी रख सकते हैं। हार्ट अटैक के बाद आइडियल ट्रीटमेंट इज इमीडिएटली एंजियोग्राफी और फॉलोड बाय द एंजियोप्लास्टी अगर मेजर क्रिटिकल ब्लॉक अगर है। लेकिन जिन सेंटर्स में जहां एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध नहीं है और जहां से ट्रेवल करने में टाइम मोर देन 1 आवर लगता है तो बेटर है कि उसको इंजेक्शन देके खून पतला इंजेक्शन दिया जाए इमीडिएटली और स्टेबल होने के बाद एंजियोग्राफी के लिए लिया जाए। सो वी हैव 3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस। वन इज medical management, second is angioplasty and third is bypass surgery. Depending on the various situation, various outcome of the patient of the angiography, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से डिसाइड होता है। ओके सर, एंजियोप्लास्टी के बारे में थोड़ा सा बताइए। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि एंजियोप्लास्टी में स्टेंट वापस ब्लॉक हो जाता है, शायद लॉन्ग टर्म ना चले, कुछ और ट्रीटमेंट मोडालिटी ट्राई कर लेते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें एनलाइटन कीजिए। या इट्स अ गुड क्वेश्चन बिकॉज अब जैसे जैसे एंजियोप्लास्टी बढ़ रही है लोगों के कंसेप्ट भी क्लियर करना ज़रूरी है। एंजियोप्लास्टी एक टेक्निक है जिसके अंदर ब्लॉकेजेस को बलून डायलेट करके स्टेंट डालते हैं और ब्लॉकेजेस को ओपन कर देते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि स्टेंट कुछ साल ही चलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वापस ख़राब हो जाता है, बाईपास करना पड़ता है। 2003 के पहले जब तक स्टेंट टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी तो एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे, आउटकम इतने गुड नहीं थे। बट जैसे जैसे नए जनरेशन के स्टेंट्स आ रहे हैं और एब्जॉर्ब स्टेंट आ गया, नए जनरेशन के स्टेंट्स आ रहे हैं और स्टेंट की जो क्वालिटी मॉडिफाई हो रही है उसके कारण से जो आउटकम है, जो ट्रीटमेंट रिजल्ट है एंजियोप्लास्टी के वो बहुत अच्छे हो गए हैं। अब लोगों का ये डर रहता है कि स्टेंट डाल दिया फिर वापस ब्लॉक हो गया। जहाँ तक ब्लॉकेजेस होने की सवाल है, नॉर्मल पर्सन को भी 0.5 से 1% रिस्क रहता है ब्लॉकेजेस होने का, तो स्टेंटिंग के बाद भी जो रिस्क होता है वापस होने का वो उतना ही है जितना एक नॉर्मल पर्सन को रहता है, प्रोवाइडेड कि वो अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करे, मेडिकेशंस प्रॉपरली ले। बाईपास वर्सेस एंजियोप्लास्टी जो कंसेप्ट है, कुछ लोगों का ये मानना है कि बाईपास इज़ अ बेटर मॉडलिटी एज़ कम्पेयर टू द एंजियोप्लास्टी, बट दोनों डिफरेंट मॉडलिटीज़ हैं। जिन लोगों को 1 या 2 ब्लॉक होते हैं, जिनको लंबा ब्लॉक नहीं होता है, जिनको डायबिटीज़ नहीं होता, उनके अंदर एंजियोप्लास्टी का रिजल्ट बाईपास से भी बेटर रहता है। कुछ लोगों को बाईपास के बाद भी जो नसें लगाते हैं वो ब्लॉक हो जाती है, उसको हम लोग एंजियोप्लास्टी वापस से करते हैं। तो बोथ द मॉडलिटीज़ आर द बेस्ट मॉडलिटीज़ विच आर अवेलेबल। हर पेशेंट डिफरेंट पेशेंट होता है, सबके अंदर आउटकम डिफरेंट रहता है और पेशेंट के एंजियोग्राफी पिक्चर, पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स, पेशेंट की एज, पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज़ देख के ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी मॉडलिटी उस पेशेंट के लिए बेस्ट है और वो हमको करनी चाहिए। खाली प्री एजम्पशन कि ये मॉडलिटी अच्छा है, एंजियोप्लास्टी बेकार है, या एंजियोप्लास्टी अच्छा है या बाईपास बेकार है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये अपने कार्डियोलॉजिस्ट के ऊपर छोड़ना चाहिए कि वो आपको क्या एडवाइस करता है एंड देन यू शुड फॉलो दैट एडवाइस। ओके सर, व्हाट कैन बी डन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक? इट इज़ अ रिलेवेंट क्वेश्चन इन आवर डे टू डे प्रैक्टिस, डे टू डे लाइफ। अब लोगों को ये रहता है कि हम लोग हार्ट अटैक तो हो रहे हैं सर, उसको कैसे प्रिवेंट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, कुछ फैक्टर्स है जिसको हमें प्रिवेंट करना है। नंबर 1 इज़ अ डाइट। जिस हिसाब से हमारा डाइट वेस्टर्नाइज हो रहा है, जंक फूड बढ़ रहे हैं, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स और फास्ट फूड जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे वैसे बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो रहा है, हार्ट अटैक के रिस्क प्रिवेंट हो रहा है। तो इस खाने पे कंट्रोल करना चाहिए, सैचुरेटेड फैट को कम करना चाहिए, पॉली अनसैचुरेटेड फैट का डाइट इंक्रीज़ करना चाहिए, राइस को कम करना चाहिए, पोटैटोज़ को कम करना चाहिए, जो भी कैलोरीज वाली चीज़ें हैं उनको कम करना चाहिए। सेकंड चीज़ है फिजिकल एक्सर्शन। ये माना जाता है कि अगर कोई पेशेंट, कोई पर्सन 30 मिनट्स डेली वॉक करे, ब्रिस्क वॉक करे एटलीस्ट 5 to 6 डेज अ वीक, उसका हार्ट अटैक आने के चांस कम हो जाते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज़ करनी चाहिए और ज़्यादातर ये जो एक्सरसाइज है वो एम्प्टी स्टमक करनी चाहिए। खाने के बाद यूजुअली एक्सरसाइज इज़ नॉट एडवाइजेबल। थर्ड पॉइंट है प्रिवेंटिव चेकअप्स। पहले ये मानते थे कि प्रिवेंटिव चेकअप्स 40 साल के बाद एवरी 3 इयर्स करना चाहिए, बट जिस हिसाब से हार्ट अटैक कम एज में आ रहे हैं और डिजीज़ प्रिवेलेंट हो रही है, अब ये
इम्पॉर्टेंट है कि हम अर्ली एज में प्रिवेंटिव चेकअप्स करें, अराउंड 30 की एज में स्टार्ट करें और एवरी 2 to 3 इयर्स प्रिवेंटिव चेकअप्स करना चाहिए। उसमें अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाना चाहिए, शुगर लेवल चेक कराना चाहिए, ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, ईसीजी करना चाहिए, और इन केस अगर कुछ चेस्ट डिस्कम्फर्ट या ऐसा कुछ है तो स्ट्रेस टेस्ट और थोड़ी इको करना चाहिए और कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने इतना डिटेल में हमें इन्फॉर्मेशन दिया हार्ट अटैक के बारे में। इतना डिटेल से सब हम पेशेंट्स को, जनरल पब्लिक को बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर।